जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहा था ना फिर आऊंगा, लो आ गए। हर भाइयों और बहनों के लिए, दोस्तों और दुश्मनों के लिए आज एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों बेहतरीन तरीके से इस थ्योरी को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत लिखा हुआ है और इसके बगल में लिखा हुआ है 1959 और 1968। इसका मतलब क्या है? तो ये जो थ्योरी दिया गया था एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, यह 1959 में दिया गया था प्रथम बार, और जब इसका संशोधन हुआ तो फिर 1968 में लाया गया। इसीलिए यहाँ पे दो जो डेट है वह लिखा हुआ है 1959 और 1968। ये समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह एरिक्सन है, यही एरिक्सनवा ने इस थ्योरी को दिया था। तो सबसे पहले एकरे बारे में जानना जो है बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एरिक्सन के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों इनका जो जन्म है वह 15 जून 1902 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 12 मई 1994 को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ या पले बड़े, सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। दोस्तों आइए इनका परिचय जानते हैं। परिचय, पूरा नाम इनका क्या था दोस्तों? तो एरिक हमबर्गर एरिक्सन या फिर EH एरिक्सन लिखा जाता है, एरिक हमबर्गर एरिक्सन। देश जर्मनी और अमेरिका, यानी जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों जर्मनी में जन्म हुआ, लेकिन यह अमेरिका का नागरिक जो है नागरिकता प्राप्त कर लिए, इसीलिए हम लोग जर्मन अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों किनको? तो एरिक्सन को। इनका पुस्तक जो है, बहुत फेमस पुस्तक कौन है? तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में आया था। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ये जो पुस्तक है दोस्तों बहुत ही फेमस है। इसका नाम जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र छात्राएं, जो भी भाई बहन, जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, जेटेट और जितने सारे कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इनका उपनाम हम लोग जानते हैं। उपनाम इनका क्या था? तो अहम मनोवैज्ञानिक का जनक, अहम मनोवैज्ञानिक का जनक, यानी फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी। दोस्तों फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी के नाम से जाने वाले एरिक्सन जो है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे अपने ज़माने में। और ये जो है अहम, इनकी चर्चा जो है बहुत ज़्यादा होती है। अहम के बारे में हम लोग जानेंगे कि अहम क्या चीज़ होता है। और इनके सहयोगी का नाम है दोस्तों एना फ्राइड, यानी फ्राइड की पुत्री। दोस्तों ये फ्राइड जो है इनके गुरु रहे। फ्राइड का नाम क्या था? गुरु। फ्राइड जो है वह इनके गुरु रहे, और जो गुरु की विचारधारा थी उन्हीं को इसने आगे बढ़ाने का काम किया। तो दोस्तों सहयोगी का अगर नाम पूछे तो एना फ्राइड, फ्राइड की पुत्री थी, यानी इनके जो गुरु थे उनकी पुत्री थी। ये दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर इस थ्योरी के बारे में खोज की। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कौन सा दिया दोस्तों? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, या फिर इसका दूसरा नाम है जीवन अवधि विकास सिद्धांत। जीवन अवधि विकास सिद्धांत एकदम याद करके रख लीजिएगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो जीवन अवधि विकास सिद्धांत। दोस्तों सिद्धांत की अवस्थाएं 8 मानी, 8 अवस्थाएं इन्होंने दिया। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में बताया कि हमारा जो विकास है वह कहाँ से प्रारंभ होता है? जन्म से प्रारंभ होता है, और मृत्यु तक जो है वह जीवन, यानी जीवन पर्यंत चलता है। और इन्होंने 8 अवस्थाओं की चर्चा की। सारे अवस्थाओं को हम लोग बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इसको। दोस्तों इसमें अंतर क्या है? तो फ्रायड के बारे में और एरिक्सन, ये दोनों जो है गुरु चेला हैं। तो गुरु चेला में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। फ्रायड जो है वह गुरु हैं। फ्रायड कौन है? गुरु है। और गुरु ने कहा कि जो भी विकास का काम होता है वह काम शक्ति के चारों तरफ घूमता है, यानी बालक का जो भी विकास होता है वह उसके काम शक्ति तथा ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास किस प्रकार का ऊर्जा है, या फिर उसके पास जो काम शक्ति है वह कैसा है। दोस्तों
तो ये था फ्राइड। फ्राइड बोले कि पूरा पूरा जो विकास होता है वह काम शक्ति के चारों तरफ घूमते रहता है, सिर्फ काम शक्ति के चारों तरफ दोस्तों। लेकिन एरिक्सन ने क्या किया, तो इनका खंडन कर दिया। अब देखिए, जो गुरु की बातें थी उसको शिष्य ने क्या किया दोस्तों, खंडन कर दिया और बोला कि नहीं, एकदम गलत बोल रहे हैं आप, कि ये जो बालक है उसका विकास कैसे होता है, तो अहम के आधार पर होता है। खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि विकास जो है वह किसके आधार पर होता है दोस्तों, अहम के आधार पर होता है, ईगो के आधार पर होता है। कि जिस प्रकार से हमारा अहम रहेगा, जिस प्रकार से हमारा ईगो रहेगा, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो बाहर के वातावरण से अंतःक्रिया करेंगे और अपना विकास करेंगे। ये किसने कहा दोस्तों, एरिक्सन ने कहा। एरिक्सन जो है वह फ्राइड के जो सिद्धांत थे उनका खंडन करते हैं और कहते हैं कि अहम जो है वह किसी भी बालक के विकास का आधार माना जाता है, यानी विकास अहम का आधार होता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने और क्या क्या बताया। तो सिद्धांत की अवस्थाएं दी इन्होंने 8, और क्या बताया, तो ये जो 2 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि अगर अहम हाई रहेगा, अहम अगर उच्च रहेगा, तब क्या होगा, तो सामाजिक विकास हो पाएगा अच्छे से। अगर अच्छा सामाजिक विकास हम लोग चाहते हैं तो अहम को क्या रखना पड़ेगा, हमेशा हाई रखना पड़ेगा दोस्तों। ईगो को हमेशा क्या रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। लेकिन अहम अगर हम लोगों का लो हो जाता है, किसी भी बालक का अहम अगर लो हो जाता है, तो उसका सामाजिक विकास जो है वह सही से नहीं हो पाएगा, सामाजिक विकास नहीं के बराबर हो पाएगा दोस्तों। तो ये जो है किन्होंने बताया, एरिक्सन ने बताया। और इसमें क्या चीज बताया, तो पहचान संकट और पहचान द्वंद्व के बारे में बताया। पहचान संकट कि बालक के पास क्या होता है, तो हमेशा द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है कि क्या ये सही है या फिर गलत है, इसको किया जाए कि नहीं किया जाए। उसके पास पहचानने का संकट जो है वह हमेशा उत्पन्न होते रहता है। तो सारी चीज़ों को लेकर कैसे एक बालक जो है वह विकास करता है, कैसे वह द्वंद्वों को पहचानता है, अंतरों को पहचानता है और अपना जो है विकास करता है। दोस्तों, अगर अहम सकारात्मक रहता है, हाई रहता है, तो उसका सामाजिक विकास हो पाएगा बच्चे का अच्छे तरीके से। लेकिन अगर अहम लो है यानी नकारात्मक है, तो बच्चे का सामाजिक विकास जो है वह नहीं हो पाएगा। इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इन्होंने जो 8 सिद्धांत के बारे में बताया, वह 8 सिद्धांत कौन कौन सा है। तो पहला सिद्धांत है विकास बना विश्वास। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दोस्तों इन्होंने क्या बताया कि विश्वास और अविश्वास जो है वह कैसे एक दूसरे का बनाम है, कैसे एक दूसरे का जो है वह द्वंद्व है, कैसे बालक के ऊपर इस दोनों के ऊपर जो है संकट उत्पन्न होता है, उसको देखते हैं। इसका सबसे पहले इन्होंने क्या चीज माना, तो आयु काल बताया दोस्तों कि इसका आयु काल कितना होता है, यानी जन्म 0 यानी जन्म, 0 यानी क्या मानना है दोस्तों, जन्म। तो जन्म से 1.5 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष जो है विकास बनाम अविश्वास अवस्था जो है इसकी आयु काल है। अवस्था कौन सा होता है दोस्तों, तो अवस्था शैशवा अवस्था होता है उस समय। और कार्य जो है वह क्या होता है, तो कार्य इस समय स्तनपान का होता है कि बच्चा जो है वह स्तनपान करना सीखता है इस समय। और गुण कैसा होता है, तो उम्मीद, आशा और भरोसा का गुण होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि माता जो है जिस प्रकार से या फिर परिवार के सदस्य जो है, परिवार जो है जिस प्रकार से स्तनपान अगर कराता है, माँ जो है स्तनपान कराती है, उसका देखभाल करता है, उससे प्रेम करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसी अनुसार से बालक का विकास होगा। अगर माता उसको अच्छे से स्तनपान करा रही है, अच्छे से देखभाल कर रही है, अच्छा प्रेम दे रही है और अच्छा जो है वह सुरक्षा प्रदान कर रही है, तो बालक जो है हमेशा सुरक्षित महसूस करेगा, हमेशा जो है उसका अहम उच्च रहेगा, सकारात्मक रहेगा और वह जो है हमेशा विकास करेगा। हमेशा दोस्तों उसका जो सामाजिक विकास है वह हो पाएगा। यानी विकास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। और अगर उसको प्रेम अच्छा नहीं मिलता है, सुरक्षा अच्छा नहीं मिलता है और दोस्तों उसको देखभाल जो है परिवार के सदस्यों के द्वारा अच्छे से नहीं किया जाता है, माँ के द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका जो विश्वास है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और विश्वास खत्म होने के कारण
वह जो है अपना अहम को डाउन कर लेगा, अहम उसका नकारात्मक हो जाएगा और उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये था विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दोस्तों पहला लिख लीजिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। चलिए अब हम लोगों ने देखा, अब हम लोगों ने दूसरी जो अवस्थाएं हैं इसकी चर्चा करते हैं। दूसरा अवस्था क्या है? स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शक। इंग्लिश में अगर हम लोग बोले तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डॉट्स, यानी इसका दूसरा नाम जो है वह स्वतंत्रता। स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता बनाम शर्म, संदेह, लज्जाशीलता। तो ये जो है कैसी द्वंद्व उत्पन्न करता है बालक के समक्ष, उसको हम लोग देखते हैं। स्वायत्ता का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्रता, और लज्जा यानी शक का मतलब होता है शर्म जो है, संदेह जो है, लज्जाशीलता जो है, वो सब। दोस्तों इसका जो आयु काल है वह कितना माना गया? तो आयु काल 1.5 वर्ष से 3 वर्ष, यानी या फिर 2 वर्ष से 3 वर्ष माना गया। अवस्था कौन सी? तो उस समय बालक का प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। कौन सा होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था। कार्य क्या सीखता है दोस्तों? तो टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है। इस उम्र में, इस आयु काल में, इस अवस्था में बच्चा जो है वह टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है। टॉयलेट जो है उसको सीखता है कि किस प्रकार से हमें टॉयलेट का यूज़ जो है वह करना है। दोस्तों इसमें गुण कैसा आएगा? तो संकल्प का गुण आता है, इच्छा शक्ति का गुण आता है और अभिलाषा का गुण आता है। देखिए इसमें जो है स्वतंत्रता बनाम जो शर्म और संदेह की भावना है वह कैसे उत्पन्न होती है बच्चों में? तो बच्चों का अगर माता पिता के प्रति विश्वास या फिर माता पिता के प्रति उसका जो स्वतंत्रता है वह अगर अच्छे से प्रदान किया जा रहा है, अच्छे से मिल रहा है उसको दोस्तों, यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है अपने से करके कुछ सीख रहा है, तब उसका क्या होगा? यहाँ पे सामाजिक विकास जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन बच्चा अगर हमेशा लज्जा के घेरे में रहता है, शक के घेरे में रहता है, संदेह के घेरे में रहता है, तो उसका जो सामाजिक विकास है वह नहीं हो पाएगा। यानी सामाजिक विकास के लिए क्या चाहिए? बच्चे को स्वतंत्रता भी चाहिए दोस्तों। स्वतंत्रता अगर इस उम्र में मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता के पीछे माता पिता का ध्यान जो है वह जरूर होना चाहिए कि बच्चा जो है वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसको बताना है। तो कभी कभी देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं वह किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर लेते हैं, किसी के साथ भी बातचीत करते हैं बिना अनजाने चाहे जाने को से भी। लेकिन कोई कोई बच्चा जो होता है वो बहुत लज्जे किस्म का होता है, बहुत शर्मीला टाइप का होता है, वह जो है किसी से बात नहीं करता है, यानी उसका सामाजिक विकास जो है वह अच्छे से नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बच्चों को स्वायत्ता के विकास के लिए लर्निंग बाय डूइंग, ये जो है इसको याद रखना है। लर्निंग बाय डूइंग यानी उसे सिखाना है कि अपने जूते का फीता जो है वह स्वयं बांधना सीखे। उसके बाद क्या है दोस्तों? तो वह जो है अपना बटन स्वयं बंद करना सीखे, खाना खाना जो है स्वयं सीखे। ये सब सारी चीज़ों के माध्यम से हम बच्चों में जो स्वायत्ता का विकास है आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरी अवस्थाओं की बात करते हैं। तीसरा जो अवस्था है वह क्या है? पहल बनाम आस्था। पहल बनाम आस्था यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग दूसरा नाम से उपक्रम बनाम दोषिता या फिर अपराध बोध, उपक्रम बनाम दोषिता या फिर अपराध बोध। दोस्तों पहल या फिर उपक्रम का मतलब क्या होता है कि सारे कामों में वह जो है हिस्सा लेता है, अपने से करना चाहता है, अपने से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कोई भी कार्य स्वयं करना चाहता है, तो वो हो गया पहल। लेकिन कोई जो है वह अपने से काम नहीं कर रहा है, दूसरे के पिछलग्गू होकर काम कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों आस्था। और आस्था के कारण जो है वह बच्चे क्या होने लगते हैं? तो हमेशा लोगों के पीछे पीछे चलना पसंद करने लगते हैं, स्वयं से कोई भी कार्य न करना पसंद करने लगते हैं, वह हमेशा दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो उपक्रम बनाम दोषिता यानी अपराध बोध के कारण अगर ऐसा होता है, अगर बच्चे में जो उपक्रम की भावना है या फिर पहल की भावना जो है वह किसी के साथ कुछ भी पहल कर सकता है, 2-4 जितने सारे ग्रुप वाले दोस्त हैं उनके साथ वह जो है अपना लीडरशिप कर सकता है,
कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन करने का जिक्र कर सकता है, सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा आगे आ सकता है, तो उसी वही है दोस्तों पहल। और अगर पहल कर लेता है तो उसका सामाजिक विकास जो है वह बहुत अच्छे तरीके से होगा, और अगर पहल नहीं कर पाता है तो उसका सामाजिक विकास जो है अच्छे तरीके से नहीं होगा दोस्तों। तो ये है, इसका आयु काल हम लोग जान लेते हैं। इसका आयु काल कितना है? तो आयु काल 3 से 5 वर्ष। जो पहल बनाम आस्था की अवस्थाएं हैं उसका आयु काल कब से कब माना जाता है दोस्तों? 3 से 5। और यह अवस्था को क्या कहा जाता है? खेल की अवस्था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने सारे जो सवाल पूछे जाते हैं टेट एग्जाम में, उसमें ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है दोस्तों, कि खेल की अवस्था जो है वह कब किसे कहा जाता है? तो 3 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? खेल की अवस्था कहा जाता है। चलिए, 3 से 5 वर्ष यानी कौन सा अवस्था? बाल्यावस्था दोस्तों। कौन सा अवस्था? बाल्यावस्था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इस समय बच्चे जो हैं वह खेल खेलना पसंद करते हैं, खेल खेलना प्रारंभ करते हैं। और इसका गुण क्या है? उद्देश्य होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये जो गेम है उसको कैसे खेलेंगे हम लोग, बच्चे को कैसे खिलाएंगे, ये सब सारा चीज़ जो है वो बच्चे के पास आने लगता है। तो गुण क्या, कैसा गुण? उद्देश्य का गुण आता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर जो है वह क्या है? तो अध्यवसाय बनाम हीन भावना। अध्यवसाय बनाम हीन भावना दोस्तों, यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। इसमें परिश्रम जो है आत्मविश्वास बनाम हीनता, यानी आत्महीनता के बारे में बताया हुआ है। अध्यवसाय यानी होता है परिश्रम, आत्मविश्वास, और हीन भावना का मतलब होता है आत्महीनता। तो दोस्तों ये जो है वह बालक के विकास के प्रति कैसे जो है अपना द्वंद्व उत्पन्न करता है, कैसे संकट उत्पन्न करता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे माना जाए कि आत्मविश्वास अच्छा हो तब बालक का जो सामाजिक विकास है वह बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है, और अगर उसका आत्मविश्वास लो हो तब क्या होता है? उसका सामाजिक विकास जो है नहीं होता है। यानी द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे दोस्तों, कि अध्यवसाय यानी परिश्रम, जो आत्मविश्वास जिसके पास है, परिश्रम करने की भावना है, उसका विकास होगा, और परिश्रम करने की भावना नहीं है, हीन भावना की दृष्टि से देखता है, तो वह जो है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। आयु काल हम लोग कितना मानते हैं? तो दोस्तों आयु काल जो है वह 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष। अवस्था कौन कौन सा है? तो स्कूल की अवस्था, विद्यालय की अवस्था। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 5 से 12 साल जो है वह क्या होता है दोस्तों? आयु काल। इसका आयु काल है, और ये जो आयु काल है उसको कौन सा अवस्था बोला जाता है? तो स्कूल की अवस्था बोला जाता है, या फिर विद्यालय की अवस्था बोला जाता है दोस्तों। ये स्कूल की अवस्था और विद्यालय की अवस्था जो है मतलब बाल्यावस्था हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों? बाल्यावस्था। और इससे पीछे हम लोग देखे थे खेल की अवस्था, ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है इसका कार्य। कार्य क्या होता है? तो स्कूल एक्टिविटी। दोस्तों यह स्कूल एक्टिविटी जो है उसमें हिस्सा लेना प्रारंभ कर देता है, स्कूल की सारी एक्टिविटियों के ऊपर जो है यह विशेष ध्यान देना शुरू कर देता है। और गुण कैसा होता है? तो प्रतिद्वंद के गुण उत्पन्न होते हैं इसमें, योग्यता आता है और सामर्थ्य आता है, उस काम को करने का जो सामर्थ्य है, योग्यता उत्पन्न होता है, और प्रतिद्वंद की भावना उत्पन्न होती है। अपने जितने सारे सहपाठी रहते हैं उससे प्रतिद्वंद जो है वह उत्पन्न करता है। तो ये था दोस्तों स्कूल की अवस्था, विद्यालय की अवस्था, और हम लोग क्या देखें तो अवस्था जो है वह परिश्रम यानी आत्मविश्वास बनाम आत्महीनता, कि कैसे बच्चे के पास अगर आत्मविश्वास आता है तो वह जो है अपना सामाजिक विकास करेगा, और आत्मविश्वास नहीं है यानी वह जो है आत्महीनता ये कर रहा है तो वह जो है अपना विकास नहीं कर पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पांचवा दोस्तों, पांचवा है पहचान बनाम भूमिका अस्त व्यस्तता, यानी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अगर इसमें है तो स्व पहचान बनाम संभ्रांति, कि व्यक्ति जो है वह स्व पहचान कैसे है। अगर पहचान अपना बनाता है, पहचान अगर अपना बनाता है, स्व पहचान बनाता है, तो बालक का जो सामाजिक विकास होगा वो अच्छे से होगा। और अपने मन में अगर संभ्रांति पैदा करता है, अपने मन में अगर अस्त व्यस्तता पैदा करता है, अस्त व्यस्त रहता है, तो यह जो है सामाजिक विकास, इसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा दोस्तों। यही है पहचान बनाम भूमिका अस्त व्यस्तता। इसका आयुकाल, अवस्था और कार्य और गुण को देखते हैं। आयुकाल 12 से 20 वर्ष।
आयु काल कितना होता है दोस्तों? 12 से 20 वर्ष। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। 12 से 20 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? किशोरावस्था। कार्य क्या करना शुरू करता है? तो सामाजिकता या फिर स्व पहचान। वह जो है समाज से घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है और अपना पहचान जो है वह बनाना स्टार्ट कर देता है। वह चाहता है कि लोग मुझे पहचाने, अपने कार्यों से पहचाने, इसीलिए वह समाज के प्रति जो है अपना भाव प्रकट करने लगता है और समाज में बढ़ चढ़कर कोई भी कार्य को करने का हिस्सा लेने लगता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ हो, जैसे शादी विवाह, कुछ भी समारोह हो समाज में, तो वह जो है अपना स्व पहचान बनाने के लिए, ताकि लोग मुझे अपने नाम से पहचाने, वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा शामिल होना शुरू कर देता है। गुण कैसा होता है? तो निष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्य और कर्तव्य निष्ठा का गुण होता है दोस्तों। निष्ठा का गुण आता है, उसमें ईमानदारी आती है और कर्तव्य निष्ठा, कार्य करने की जो निष्ठा है, कार्य करने की जो तत्परता है, वह उसके अंदर पैदा होता है दोस्तों। तो ये था पहचान बनाम भूमिका अस्त व्यस्तता। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो छठा नंबर अवस्था है उसके बारे में। जो 6 नंबर है दोस्तों, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग बोल सकते हैं लगाव बनाम अलगाव। लगाव बनाम अलगाव। इसका आयु काल क्या होता है? 20 से 40 वर्ष। देखिए, इसमें क्या होता है कि समाज के साथ अगर व्यक्ति का लगाव अच्छा है, समाज के साथ व्यक्ति का लगाव अगर अच्छा है तो उसका सामाजिक विकास होगा। अगर समाज के साथ उसका लगाव अच्छा नहीं है तो उसका सामाजिक विकास जो है दोस्तों अच्छे से नहीं होगा। यही है लगाव बनाम अलगाव, यानी घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, विलगाव जिसको बोलते हैं। दोस्तों, अगर घनिष्ठता है, घनिष्ठता अपने मित्रों से है, घनिष्ठता अपने समाज से है, घनिष्ठता अपने परिवार से है, तो उसका सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा, उसका जीवन जो है वह अच्छे से चल पाएगा। अगर वह जो है एकाकीपन का भावना उसमें है, वह स्वयं अकेला रहना चाहता है, अकेला रहता है, तो वह जो है उसके पास सामाजिक विकास उसका नहीं हो पाएगा और वह समाज के साथ कभी भी समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाएगा, समाज के साथ अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इसका आयु काल क्या होता है? 20 से 40 वर्ष। और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें हम लोग बालक नहीं बोलेंगे, यह जो है अपने वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है, तरुण वयस्क अवस्था इसको कहा जाता है दोस्तों, इस अवस्था को। और यह कार्य क्या करता है? तो अंतःक्रिया का कार्य करता है, यानी समाज के साथ वह जो है अपना संबंध स्थापित करने में लग जाता है, जो है समाज के साथ, अपने परिवार के साथ अंतःक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। गुण कैसा आता है? प्रेम और स्नेह का गुण आता है। उसमें कैसा गुण आ जाता है? प्रेम और स्नेह का गुण आ जाता है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जननात्मकता बनाम निष्क्रियता। जननात्मकता बनाम निष्क्रियता, यानी सृजनात्मक बनाम स्थिरता, अवरोध, रुकावट। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है और स्थिरता का मतलब क्या होता है? ये दोनों जो है सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कैसे द्वंद्व उत्पन्न करते हैं? तो एक व्यक्ति अगर ये जो अवस्था है 40 से 65 की अवस्था बोला जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति जो है वह क्या करता है? समाज से अगर कुछ हम लोग लिए हैं, जब किशोरावस्था तक या फिर तरुण वयस्कावस्था तक जितने सारी चीज़ हम लोगों को मिला है समाज से, वह अब समय आ गया है हमें समाज को देना पड़ेगा। समाज के लोग कैसे हैं उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा, उन्हें मार्गदर्शित करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास सृजन का गुण अच्छा है, हम जो है क्या दे रहे हैं समाज को, अगर कोई भी चीज़ अच्छे से प्रदान कर रहे हैं, अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे समाज का विकास होगा। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, समाज के प्रति हम निष्क्रिय हैं, या फिर समाज के प्रति हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जो समाज है वह पीछे ही रह जाएगा। हम अपना समाज का विकास नहीं कर पाएंगे, सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये जो आयु काल इसका देख लिए हम लोग, 40 से 65 होता है। अवस्था क्या होता है? तो मध्य वयस्क अवस्था कहा जाता है इसको। कार्य क्या है दोस्तों? सामाजिक उत्पादन करना शुरू कर देता है, समाज को कुछ देना जो है वो प्रारंभ कर देता है। गुण क्या है? तो सावधानी का गुण, देखभाल का गुण, चिंता का गुण। सावधानी आ जाती है उसमें, कुछ गलत कदम जो है वह कुछ भी कार्य करने से पहले वह बहुत अच्छे तरीके से सोच लेता है उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम के बारे में। वह अपने परिवार, अपने समाज का देखभाल करता है, चिंता करता है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, कि अब आने वाला जो मेरा पीढ़ी है वह कैसे रहेगा, किस प्रकार से काम करेगा, क्या करेगा। तो ये था दोस्तों जननात्मकता बनाम निष्क्रियता, यानी जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में ये जो लास्ट हमारा अवस्था है, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। अहम संपूर्णता बनाम निराशा अवस्था, यानी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें दोस्तों होता क्या है
कि अहम का मतलब क्या होता है और निराशा का मतलब क्या होता है। दोस्तों अहम अहम मतलब हमारा जो मन है, अब उसकी बातें हम जो है पूरे जीवन काल में हम लोगों ने क्या किया, वो सब सारी चीज़ों को जो है पूरे रिवर्स करके हम लोग देखने लगते हैं कि इस आयु काल में 65 वर्ष से अधिक आयु काल जो है, इससे पीछे हम लोगों ने क्या किया, समाज के लिए क्या किया। अगर कुछ अच्छा किया तो वह जो है चैन की ज़िंदगी जीता है, उसी को अहम बोलते हैं, अहम संपूर्णता। और अहम संपूर्णता और दूसरा है निराशा। अगर कोई व्यक्ति जो है वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो वह जो है अपने पीछे को याद करके कोसते रहेगा हमारा हमेशा, कि हम जो है वह इतने दिनों में कुछ नहीं कर पाए, हम जो है वह समाज को कुछ नहीं दे पाए, हम समाज के साथ नहीं चल पाए। ये सब सारा चीज़ दोस्तों सोचने का जो काम है वह इस आयु में होता है। अब उम्र ढल चुका होता है और लोग जो हैं वह सोचने लगते हैं कि मैंने समाज के प्रति क्या काम किया, मैंने समाज को दिया क्या। और इसी आयु को, इसमें जो द्वंद्व उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। दोस्तों इसी द्वंद्व को हम लोग अहम संपूर्णता यानी पूरा पूरा पूर्ण हो जाना और बनाम मतलब कुछ नहीं मिलना, इसी को निराशा कहते हैं। इसका अवस्था क्या है, परिपक्व अवस्था कहा जाता है। और इसमें व्यक्ति कार्य क्या करता है, तो संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है, संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है। गुण कैसा आता है, तो इसमें बुद्धिमान वाला गुण आ जाता है, एकदम प्योर बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि ये जो 8 अवस्थाएं हैं, एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक सिद्धांत का जो 8 अवस्था दिया, वह 8 अवस्थाएं कौन कौन सा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कुछ सुझाव जो है वह दे सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।